कामयाबी के दरवाजे वही लोग खटखटा सकते हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने का हिम्मत हो, जिनके अंदर आगे बढ़ने के लिए हौसला हो। और वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। और कुछ ऐसे ही खास लोगों की ऐसी ही कुछ खास कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। कहते हैं कि फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। जी हाँ, ये हिम्मत, ये हौसला अगर एक खातून में हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसी ही एक कलाकार हैं ऊषा बारले, जिन्होंने नामुआफिक हालात में अपनी एक अलग पहचान बनाई। घर वाले नहीं चाहते थे कि वो इस मैदान में आगे जाएं, लेकिन बावजूद इसके अपने घर वालों से लड़कर हिम्मत के साथ उनका सामना करके उन्होंने अपनी आज जो पहचान बनाई है उसे देखकर सभी लोग उन्हें सलाम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऊषा बारले ने ऐसा कौन सा खास काम किया है। पंडवानी गुलकारा ऊषा बारले को हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ऊषा बारले बताती हैं कि पहले वो पंथी गाने गाती थीं, लेकिन बाद में उन्हें पंडवानी में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसके लिए सबसे पहले उनके चचा उनके उस्ताद बने। इसके बाद उन्होंने मशहूर गुलकारा तीजन बाई से तालीम हासिल की, लेकिन उनका सफर इतना आसान भी नहीं था। बचपन में गाने पर नाराज होकर उनके वालिद ने उन्हें भिलाई की शारदा पाड़ा में वाक़े कुएं में फेंक दिया था। उस वक्त कुएं में पानी कम था, जिसकी वजह से वो बच गयीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गुलकारी जारी रखी। पंडवानी गाना छत्तीसगढ़ का एक कदीम फन है। महाभारत की कहानी को महफूज रखना चाहती हैं और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना चाहती हैं। वो छत्तीसगढ़ के कदीम जेवरात पहनकर अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। सभी लोग बेहद खुश हैं। केंद्र को और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। ऐसे कलाकार मंडल सीनियर और जूनियर की पहचान करे, बस वही ओकर से अर्जी विनती करत हूँ और पहचान बना के सब कलाकार ला आगे बढ़ावे। आज मैं केंद्र सरकार ला और हमारे राज्य सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। काबिल जिक्र है कि ऊषा ने पंडवानी की तरबियत मारूफ पंडवानी गुलकारा और पद्म विभूषण तीजन बाई से हासिल की है। वो लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पंडवानी परफॉर्म कर चुकी हैं। उन्हें पंडवानी के लिए छत्तीसगढ़ की हुकूमत ने गुरु घासीदास समाजी शऊर अवार्ड से नवाजा है। इसके साथ ही उन्हें भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट की जानिब से दाऊ महासिंह चंद्राकर सम्मान से नवाजा गया है। गिरोधपुरी तपोभूमि में भी वो 6 बार गोल्ड मेडल से सरफराज की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल खेती बाड़ी में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। न सिर्फ इससे इंसान की सेहत पर अच्छा असर पड़ रहा है, बल्कि एक नया जो एक जीवन कह लीजिए या फिर एक नया मॉडल कह लीजिए हमारे सामने होता है। एक ऐसी बच्ची से आपको मिलवाते हैं जिसने मॉडल फार्मिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। तो आइए जानते हैं मॉडल फार्मिंग के बारे में। जिला बाराबंकी के एक सरकारी स्कूल की तलबा ने थ्रेशर का ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें गंदम और भूसे को अलग करने के दौरान उड़ने वाली तेज धूल को जज्ब करके अलग किया जा सकता है। दर हकीकत स्कूल में पढ़ते हुए इस तालिबे इल्म ने करीबी खेतों में थ्रेशर से गंदम निकालते हुए हवा में उड़ती धूल को देखा और इसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी का एहसास भी हुआ। फिर इस परेशानी को दूर करने का फैसला किया और एक ऐसा मॉडल बनाया जिसकी वजह से भूसे के साथ उड़ने वाली धूल फिजा में उड़ने से बच जाएगी। थ्रेशर के नीचे पानी के टैंक में धूल जमा होगी और सिर्फ साफ गंदम बाहर निकलेगा। तालिबे इल्म के इस डस्ट फ्री थ्रेशर मॉडल को कौमी सतह पर इंस्पायर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। दर हकीकत ये इंस्पायर अवार्ड हुकूमत हिंद के महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से दिया जाता है।
जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 6ठी से 10वीं जमात के बच्चे जिलाई सतह पर अपने साइंसी नमूने पेश करते हैं। गेहूं की कटाई के समय हम देखते हैं थ्रेसर मशीन द्वारा गेहूं से भूसे को अलग किया जाता है। गेहूं तथा भूसा अलग होने के पश्चात 2 अलग अलग रास्ते से बाहर निकल जाता है। गेहूं तो हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है, परंतु भूसे के साथ निकलने वाली धूल वातावरण को बहुत प्रदूषित करती है। हमारा उपकरण भूसे के साथ निकलती सी धूल को वातावरण में जाने से रोकता है। गेहूं से भूसा अलग होने के पश्चात जब तेज हवा के साथ हमारे उपकरण के अंदर जाता है तो उसमें सामने लगी जाली से टकराकर भूसा आगे की ओर गिर जाता है। वही दूसरे पंखे की सहायता से भूसा उपकरण के बाहर चला जाता है। वही दूसरी ओर धूल जाली से हवा के सारे उस पार निकलकर दूसरे रास्ते से नीचे रखे पानी के बर्तन की ओर चली जाती। धूल के कण पानी में रह जाते, स्वच्छ हवा वातावरण में चली जाती है। पूजा बाराबंकी के सिरौली गौसपुर ब्लॉक के अघेरा गांव में अपर प्राइमरी स्कूल की तलबा हैं। पूजा के वालिद पुत्तीलाल एक मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जबकि मां सुनीला देवी 1500 रुपए माहाना कमाती हैं। वो एक बावर्ची हैं। पूजा ने नामसाइद हालात में भी दिन रात मेहनत की। इस दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने साबित कदमी से काम लिया और अब उन्हें इसमें कामयाबी मिली है। दूसरी जानिब पूजा की वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हम सब उसकी कामयाबी से बेहद खुश हैं। राज्य स्तर पर चुन लिए गए 10 मॉडल चुने गए हैं। उन 10 मॉडलों में हम लोग का एक मॉडल है। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और वहाँ प्रतिभाग करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश के लिए जब आगे जा रहे हैं तो ये मॉडल तो उत्तर प्रदेश के लिए जाएगा, लेकिन पूरे भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है कि इसको यदि हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण रहित हो जाएगा। खास बात ये है कि ये मॉडल बेकार चीजों से बनाया गया है। अगर ये पेटेंट हो जाए तो इससे किसानों का सारा मसला भी हल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खास लोगों की खास कहानियां हम आपके लिए ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी गांव जहां सारी सहूलियात मैसर हों वो वाकई किसी शहर से कम नहीं होता है। वाकई एक इंसान को क्या चाहिए होता है, उसे बुनियादी सारी सहूलियात दी जाएं। पीने के लिए साफ पानी, अच्छी एजुकेशन यानी अच्छा तालीम, या फिर इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो सब अगर मुनासिब तौर पर हर एक इंसान के पास पहुँचे तो फिर कहना ही क्या। आइए आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पर एक बेहतर समाज के लिए सारी सहूलियात मैसर हैं। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत से गांव में। जहां मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, शफ़ाफ़ अमलावरी, मुख्तलिफ ज़राए से वसाइल को मुतहरिक और जमा करना एक तरफ, हुकूमत, बैंक, अतिया दहिंदगान, NGOs ने गंगा देवी पल्ली को कौमी सतह पर एक मॉडल गांव बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वहीं पुरअज़्म क़यादत और कम्युनिटी की हिमायत ने गांव को कौमी शिनाख्त हासिल करने में मदद की। गांव वालों ने इज्तिमाई तौर पर मेहनत की और मुमानियत, खानदगी, घरेलू खानदानी मनसूबाबंदी, फ्लोराइड से पाक पीने के पानी की फराहमी, टैक्स की वसूली और इनफरादी बैतुल खला के तामीर में 100% हदफ हासिल किया। गंगा देवी पल्ली वरंगल जिला के गीसुगोंडा मंडल में वाक़ है, जो वरंगल के जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की पंचायत समिति सिर्फ खवातीन अरकान पर मुश्तमिल है और तमाम खवातीन क़यादत ने गांव को दरपेश मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने में मदद की, जैसा कि दूसरे गांव में और लोग किया करते हैं। वहीं ये खवातीन अपने क़यादत में बेहतरीन गांव का नमूना पेश कर रही हैं। कुल 27 समितियों का गठन किया गया। गांव के हर घर में कम से कम एक महिला, एक पुरुष को विकास के लिए समितियों में भागीदार बनाया गया। गांव में पीने के पानी की कमी न हो और शौचालय निर्माणों का 100% लक्ष्य हासिल हो, यह सुनिश्चित किया गया।
शराबबंदी स्वेच्छा से लागू थी और गांव में शराब की दुकानें नहीं थीं। करीब 100 देशों के प्रतिनिधियों ने इस गांव का दौरा किया और इसका अध्ययन किया। IAS, IPS, परिवीक्षाधीन और डाक ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी सप्ताह भर के प्रशिक्षण के लिए गांव का दौरा करते हैं। गांव को कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ के रूप में शामिल किया गया। देहाती गुडेबू सरोजनी ने कहा कि 2 दहाइयों से ज्यादा पहले गांव की खवातीन तरक्याती कामों को अंजाम देने में सबसे आगे थीं। हर ग्रामीण को विकास में भागीदार बनाया गया। हम जहां भी जाते हैं हमें विशेष पहचान मिलती है। गांव ने अब तक 25 से अधिक पुरस्कार जीते हैं। हर गांव वाले को विकास में भागीदार बनाया गया। हम जहां भी जाते हैं हमें विशेष पहचान मिलती है। गांव ने अब तक 25 से अधिक पुरस्कार जीते हैं। गंगा देवी पल्ली गांव अवामी शिराकत की एक मुनफरिद मिसाल है, जो मुल्क के दीगर गांव के लिए एक रोल मॉडल गांव साबित हो सकता है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गया के एक ऐसे गांव में जहां मुफ्त तालीम दी जाती है। बेशक तालीम हासिल करना हम सबका फरीज़ा है और हम सभी चाहते हैं कि हमें तालीम मिले। हर एक बच्चे की यही कोशिश होती है कि तालीम हासिल करके ज़िंदगी में वो आगे बढ़े, लेकिन तालीम हासिल करना हर एक की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए वृक्ष संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने आगे बढ़कर गरीब बच्चों का हाथ थामा है। न सिर्फ उन्हें बुनियादी तालीम दी जाती है बल्कि IIT की तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदले, उनकी ज़िंदगी के साथ साथ उनके घर वालों की भी ज़िंदगी में तब्दीली आ सके। तो चलिए मिलते हैं वृक्ष संस्था से। बिहार के गया जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये गांव IITN की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। इस गांव का नाम है पटवा टोली। हर साल यहां से IIT के इम्तिहान में 1 दर्जन से ज्यादा तालिबे इल्म मुंतखब होते हैं। खास बात यह है कि यहां रहने वाले तलबा को मुफ्त तैयारी कराई जाती है। वृक्ष नाम की एक तंजीम यहां तलबा को तैयारी कराने का काम कर रही है। इस तरह गरीब तबके के तलबा यहाँ आते हैं और IITians बनने का अपना ख्वाब पूरा करते हैं। यहाँ का सिस्टम देखिए कुछ इस तरह है, जैसे जो सीनियर है वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं और उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पर पढ़ चुके होंगे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं और ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। और जो जैसे मान लीजिए कुछ सीनियर्स को नहीं आता है जो चीज़, वो सीनियर से जाकर कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं। IIT वालों के गांव के नाम से मुल्क भर में मशहूर गया के पटवा टोली ने एक बार फिर कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। यहाँ से 45 बच्चों ने JEE मेंस में क्वालिफाई किया है, जिनमें से 38 ने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। बाकी फीसद भी 90 से ऊपर जा रहा है। IIT अभी मेंस हुआ, सिर्फ उसी को निकाले 98.76% आया है। तो नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। टीचर जो पढ़ाते थे हम लोग को उस नोट से ही बहुत सारा क्वेश्चन मिला था हम लोग को और उसी को बार बार रिपीट करते रहे। JEE मेंस का एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया हूँ। कितना परसेंट आया? 92.83% आए। यहाँ पर मैक्सिमम फोकस मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे दिया और जो सर हमें पढ़ाते थे उसी बात पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है। हमारे भैया लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि अब ये करना चाहिए, हमारे सीनियर लोग, और उनके बाद हमारे टीचर्स भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। वृक्ष संस्था का मकसद ये है कि किसी भी तालिबे इल्म को गुर्बत की वजह से पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, इसलिए तलबा को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। वृक्ष संस्था उन बच्चों की मदद के लिए आगे आती है जो IITians बनना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। शक न कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेती हूँ टूटे हुए धागों को तोड़कर। बेशक
अगर ये हिम्मत और ये हौसला हमारे अंदर हो तो फिर कहना ही क्या। नामुआफिक हालात में भी हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ खातून की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी हाँ, खातून हर तरह से हिम्मत से, हौसले से, हर तरह के हालात से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। आपको मिलवाते हैं मनी अम्मा से, जिन्होंने एक छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ियां तक चलाई हैं, लाइसेंस हासिल किया है और दूसरी खवातीन के लिए तरगीब का बाइस बनी हैं। तो चलिए मनी अम्मा से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना बदलाव किया है। मनी अम्मा के शौहर लल्लन ने उन्हें 1981 में कार चलाने के लिए पहला लाइसेंस हासिल करने की तरगीब दी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बाद में मनी अम्मा की जिंदगी ड्राइविंग के मैदान में आसमान छूने वाले ख्वाबों से भरी हुई थी। पहले उन्हें कार चलाने का लाइसेंस मिला, बाद में लॉरी, बस, जेसीबी, क्रेन, ट्रेलर, फोकलिफ्ट, रोड रोलर, टू व्हीलर, ऑटो और आखिर में पेट्रोलियम मसनूआत ले जाने वाली गाड़ियों को चलाने का भी लाइसेंस मिला। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार या मान्यता प्राप्त इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हो गया है और बेंगलोर स्थित जेसीबी इंडिया ने मुझे सम्मानित किया है। मेरी उपलब्धियों के लिए विभिन्न पहचान भी प्राप्त की। पहले महिलाएं धीमी गति से सीखती थी, लेकिन आज नहीं। आज की पीढ़ी में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। मेरे अनुभव में महिलाएं ड्राइविंग के दौरान ज्यादा सावधान रहती हैं। मैं आज तक अपने करियर में कभी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई। नई पीढ़ी में गति सीमा से अधिक वाहन चलाने की प्रवृत्ति है। जो भी चला रहा है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उन्हें दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। मनी अम्मा ने 1 दर्जन लाइसेंस हासिल करके रिकॉर्ड बुक में भी जगह बनाई। ड्राइविंग के मैदान में एक बड़ा इनकलाब लाने के बाद मनी अम्मा अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा कर रही हैं। मनी अम्मा खवातीन के कबीले के लिए हमेशा फख्र का बाइस रही हैं। उन्होंने जब कोची के थोप्पू मड़ी में A to Z नाम से एक ड्राइविंग स्कूल शुरू किया, उन्हें तमाम गाड़ियों पर सवार होने की तरबियत हासिल करने की जरूरत का एहसास हुआ। तब एक ऐसे वक्त में जब केरल में भारी गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कोई तरबियती इदारा नहीं था, उन्होंने एक तवील कानूनी जंग के बाद एक इंस्टीट्यूट कायम किया। राधामनी फख्र से कहते हैं कि वो केरल में भारी गाड़ियों के लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने वाले पहले शख्स हैं। 4 दहाइयों पहले ज्यादातर लोग उन्हें गाड़ी चलाते हुए देखकर हैरान होते थे। राधामनी ने याद किया कि इस दौरान बहुत से लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। ताहम आज बहुत से लोग उनकी कामयाबियों के बारे में जानकर उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी जिंदगी उनके लिए मशअल रहा है। उनका कहना है कि अगर मनी अम्मा 71 साल की उम्र में भी भारी गाड़ियां चलाने के काबिल हैं, तो वो गाड़ी चलाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते। मैंने 31 साल की उम्र में 4 व्हीलर लाइसेंस लिया, फिर 3 साल बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लिया। बाद में जब मुझे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए 2 वाहन की आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने इसे सीखा। उसके बाद जब हमने फोर्क लिफ्ट, क्रेन आदि उपकरणों के लिए संस्थान शुरू किया तो मैंने लाइसेंस ले लिया। राधामनी के मुताबिक जेसीबी गाड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल है। ड्राइविंग के शोबे में खवातीन के लिए रोजगार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मनी अम्मा का कहना है कि ये एक खुशाइन कदम है कि बहुत सी खवातीन जिन्होंने ड्राइविंग को एक शौक के तौर पर अपनाया है, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आगे आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं खूबसूरत वादियों में। बात कर रही हूँ आपके साथ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ की डल झील की बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि सैयाह वहाँ खींचे चले आते हैं। और सैयाह ही क्यों, कुछ ऐसे मेहमान परिंदे भी हर साल आते हैं जो वहाँ की खूबसूरती देखकर वहीं के होकर रहना चाहते हैं। लेकिन कई बार यूँ होता है कि उन्हें खाने के लिए सामान मैसर नहीं हो पाता। यासीन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मेहमान परिंदों का इस्तकबाल किया, यानी उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम करते हैं।
और वाकई जब से यासीन ने ये काम अंजाम देना शुरू किया है, मकामी लोगों ने भी उनकी मदद की है और आज मेहमान परिंदे वहां आकर बेहद खुशी का इजहार भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। श्रीनगर की डल झील, इसकी खूबसूरती देखने के लिए जहां सैयाह कुछ खुशगवार लम्हात गुजारने के लिए खिंचे चले आते हैं, वहीं सर्दियों में ये झील हिजरत करने वाले परिंदों की भी पसंदीदा जगह है। वैसे तो साल भर झील के मुख्तलिफ हिस्सों में नकले मकानी करने वाले परिंदे बड़ी तादाद में नजर आते हैं। डल झील की दलदली जमीन का एक बड़ा हिस्सा रोजाना अच्छी खासी तादाद में परिंदों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है, लेकिन कई बार परिंदों को खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खुराक की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए श्रीनगर के रिहायशी मोहम्मद यासीन मेहमान परिंदों के लिए फरिश्ता साबित हो रही हैं। परिंदों से मोहब्बत रखने वाले यासीन हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आए हैं, लेकिन जब उन्होंने डल झील में परिंदों का नजारा देखा तो वो परेशान हो गए और उन्होंने परिंदों के जंगल में तफरीही मकाम बनाने का फैसला किया ताकि परिंदों को मुनासिब खुराक मिल सके। यासीन खुद भी डल झील में अपने हाउस बोट में रहते हैं। यासीन उन परिंदों को दिन में 2 से 3 बार खाना खिलाते हैं। परिंदों के लिए खाना खिलाने के इस अमल को फायदेमंद बनाने के लिए यासीन ने अपने शिकारी की मदद से कुछ जगहों का इंतखाब किया जहां वो हर रोज मुहाजिर परिंदों को खाना खिलाते हैं। पहले तो मैंने थाईलैंड में देखा था, तो वहाँ से फिर मैं इंडोनेशिया में भी देखा था, तो वहाँ से यूक्रेन में भी देखा और स्विट्जरलैंड में भी देखा, तो 5-6 कंट्री का इम्प्रेशन बढ़ गया बहुत ही अच्छा। तो वो देख के भी मैं यहाँ पे जहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ पे भी बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो इनको खाना देना हमारे धर्म मतलब हमारा मजहब बता रहा है, क्योंकि इनके पास एक लैंग्वेज नहीं है, तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग इनको फीड करना है, तो हम करते रहते थे। मैं यहाँ नहीं था तो मेरे मम्मी पापा करते रहते थे। यासीन के इस कदम से जहां सयाहों को डल झील में हिजरत करने वाले परिंदों से मिलने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, वहीं मुकामी लोग भी उनके इस काम की तारीफ करते हैं और इस काम में उनकी मदद भी कर रहे हैं। जब यहाँ पे फ्रीज होता है ये लेक, जब ये पूरा फ्रीज होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है एक बर्ड्स को, क्योंकि उनको कोई खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारा कुछ जम जाता है झील के अंदर। जब उनके ऊपर मेरे घर के पीछे बैक साइड से वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे फ्रीज होता है, तो हम भी चावल वावल फेंकते रहते हैं। मगर इनका क्या है कि इन लोगों ने ये एक ना तरीके से जो फीड कर रहे हैं हर एक जगह पे, इसने ये बाहर जाके सीखा है, तो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है। डल झील में बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट के कयाम से यहाँ परिंदों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। यासीन पुरुमीद है कि उनके इस कदम से यहाँ सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इनके अंदर गजब का हौसला होता है, गजब की हिम्मत होती है और न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी कब जिंदगी बदल देते हैं उन्हें इसका एहसास नहीं होता। जरूरत है एक ऐसे जज्बे की जो दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखे। जरूरत है एक ऐसे कदम की जो समाज को बदलना चाहे। जरूरत है एक ऐसे कदम की जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देना चाहे। और वाकई ये मुस्कुराहट भी बड़ी गजब की होती है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।